हेलो पीपल, व्हाट्स अप। सो यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3 दिनों में, यानी कि जैसे आज ट्यूसडे है तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को क्या क्या हुआ है, ठीक है, एंड एज वेल एज मंडे। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या क्या हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग आवर न्यूज़पेपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर ही लेकर आती हूँ ताकि आपको जरा भी ऐसे डाउट ना रह जाए कि भाई ये पता नहीं कहाँ से पढ़ा रही है, हिंदू में दिया है कि नहीं। तो अपन यहाँ न्यूज़पेपर की ही क्लिपिंग से पढ़ने वाले हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, और ये एक फॉलो अप न्यूज है to what we have already been studying UGC, सॉरी, नेट के बारे में, है ना। नीट यूजी के बारे में अपन बहुत दिनों से पढ़ते हुए डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भाई नीट यूजी में क्या क्या घपले चल रहे हैं, स्कैम्स चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन सुनना भी शुरू कर दिया है और बहुत सारी कार्रवाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दी है, ठीक है। उसी में यहाँ पे अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर डेडलाइन लगाई है कि जो भी नीट यूजी कंडक्ट हुआ है उसको ओवरहॉल करने के लिए आपके पास इतना गिवन टाइम है, और उन्होंने बोला है इस टेस्ट को पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर करना है आपको बाय सितंबर 30, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है, इट हैज प्रोनाउंस्ड अ स्कार्डिंग जजमेंट। स्कार्डिंग का मतलब बहुत ही गुस्से भरा जजमेंट उन्होंने प्रोनाउंस किया है, और ऐसा बोला है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप्स कर रही है ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कौन, जो नीट यूजी कंडक्ट कराती है, ठीक है। ये जो फ्लिप फ्लॉप्स कर रही है नीट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन द कंडक्ट ऑफ नीट 2024, ये जो एग्जाम किस लिए होता है, बेसिकली यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री होती है ना, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट के ऊपर डेडलाइन लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पूरा का पूरा एग्जाम प्रोसेस जिसमें इतने घपले हो रहे हैं, इसको एसएपी तुरंत ही डेडलाइन के साथ रिस्ट्रक्चर किया जाए। अच्छा, यूपीएससी ने ना नीट की हालत देख के ही अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर दिया है। यूपीएससी ने बाकायदा टेंडर रिलीज किया है, आई थिंक ये 20 जून एंड की बात है, 26 और 25 जून के अराउंड की बात है, जब यूपीएससी ने टेंडर रिलीज किया था और बुलाया था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कि भाई हमको इनोवेशन चाहिए, हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए एग्जामिनेशन प्रोसेस को और भी ज्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए, तो प्लीज आप लेकर आए अपने अपने ऑफर्स। तो यूपीएससी ऑलरेडी सुधर चुका है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया क्या कर रहे हो, ये रिस्ट्रक्चर करो पूरा का पूरा एग्जाम विद डेडलाइन, ठीक है। मैनर इन विच एनटीए ऑर्गेनाइज द एग्जाम दिस ईयर, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई ये सीरियस कंसर्न की बात है। एक नेशनल लेवल बॉडी, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है और वो इस तरीके से करा रही है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन और यूथ का फ्यूचर इन एग्जाम्स पे डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली यूथ का फ्यूचर एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है उनके हाथ में, और जब वो इस तरीके की लापरवाहियां करती हैं तो दिस इज अ थिंग ऑफ ह्यूज कंसर्न, ठीक है। इट इज एडिक्वेट फंडिंग, इट हैज एडिक्वेट फंडिंग, टाइम, अपॉर्चुनिटीज टू ऑर्गेनाइज एग्जाम सच एज नीट विदाउट लैप्सेस। ऐसा जो बेंच को हेड कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनका कहना है कि भाई टाइम भी है, पैसे भी, फंडिंग की भी कोई कमी नहीं है और अपॉर्चुनिटीज भी है एग्जाम कंडक्ट कराने की। तो क्या किस चीज में कमी हो रही है जो आप इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं आप, ठीक है। 3 जज बेंच जो ये सारे पिटिशन सुन रही है, अगेन हेडेड बाय आवर ओन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है एक्टिंग थ्रू अ हाई पावर्ड कमिटी, ठीक है। सेंटर ने एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई है तुरंत ही ये मामले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसको हेड कर रहे हैं इसरो के चेयरपर्सन के राधाकृष्णन, टू रेकमेंड एंड इंप्लीमेंट टॉप टू बॉटम ओवरहॉलिंग ऑफ द टेस्ट प्रोसेस इंक्लूडिंग रेक्टिफाइंग सीरियस सिक्योरिटी लैप्स, ठीक है। अच्छा, प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या बताया कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इस कमिटी को, जिस बेसिकली सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने कमिटी बना दी कि हम अपना काम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इस कमिटी को इसरो के जो चीफ है डॉक्टर राधाकृष्णन वो हेड करने वाले हैं। तो इसको बोला ही जा रहा है कि भाई राधाकृष्णन कमिटी नाम है इनका, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनको बोला है कि अपनी सबमिट करेंगे आप रिपोर्ट बाय सितंबर 30, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स लिखेंगे और क्या क्या सुधार किया जा सकता है वो सब लिखेंगे। मिनिस्ट्री को भी डिसीजन लेना है, मिनिस्ट्री के ऊपर भी डेडलाइन लगाई गई है, इट हैज टू टेक द डिसीजन ऑन कमिटीज रिकमेंडेशन विद इन अ मंथ। 30 सितंबर तक मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद 1 महीने के अंदर मिनिस्ट्री को रेकमेंडेशन, जो बेसिकली रेकमेंडेशन दिए गए हैं उसके बेसिस पर डिसीजन लेना है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा प्लान ऑफ एक्शन किसने डायरेक्ट किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने प्लान ऑफ एक्शन समझाया है या बताया है सेंटर को, और सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एक्टिंग थ्रू दिस कमिटी, जिसका नाम है के राधाकृष्णन कमिटी, बाय
क्योंकि के राधाकृष्णन ही इसको हेड करने वाले हैं। के राधाकृष्णन कौन है? इसरो के चीफ, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू फाइल अ कंप्लायंस रिपोर्ट इन द कोर्ट। ये नहीं कि आपने डिसीजन ले लिया और कोर्ट को खबर नहीं है, आपको पूरा काम करने के बाद एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी कोर्ट में आके फाइल करनी है, बताते हुए कि जो भी डायरेक्शन दिया गया था यू हैव कंप्लीटेड दोस या फुलफिल दोस ऑब्लिगेशंस, ठीक है। कोर्ट पॉइंटेड आउट टू हाउ एनटीए इनिशियली गेव 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए थे एनटीए ने, जिसको कोर्ट ने बोला कि भाई ये गलत क्वेश्चन पेपर अलॉट होने पर ये ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसको बाद में फिर एनटीए ने विड्रॉ कर दिया खुद ही कि हमने जो ग्रेस मार्क्स दिए थे ना वो वापस कर दो। तो कोर्ट का ये कहना है कि भाई इस तरीके से कंडक्ट, मतलब कोई डिसीजन लेना बाय अ बॉडी, नेशनल लेवल बॉडी सच एज एनटीए, कोई डिसीजन लिया, उसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने उसको इंप्लीमेंट किया और फिर उस डिसीजन को आप वापस ले रहे हो, ये बेसिकली अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो इस हाई लेवल की बॉडी को शोभा नहीं देता इस तरीके की हरकतें करना, ठीक है। अच्छा, चीफ जस्टिस ने ये भी बोला कि ये जो मिसहैप्स हैं ये दीज आर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय एनटीए, वाज अ लग्जरी स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड। कि इस तरीके के जो आप ग्रेस मार्क्स दिए, फिर आपने बाद में डिसाइड किया कि नहीं वो ग्रेस मार्क्स जो 1500 बच्चों को दिए थे वो वापस ले रहे हैं, हम नहीं अलॉट कर रहे, ये बच्चों के करियर का सवाल है। तो बच्चे इस तरीके के मिसहैप्स अफोर्ड नहीं कर सकते जिस तरीके के एनटीए कर रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा ये भी बहुत बड़ा बात हुई थी कि परफेक्ट स्कोर जिन बच्चों ने अचीव किया था 720 on 720 एज अ रिजल्ट ऑफ एनटीएस ग्रेस मार्क्स, and unprecedented 44 students got 720 on 720 in NEET UG, which is almost impossible in a competitive exam. The IIT Delhi report, अच्छा IIT दिल्ली को हमने पिछले बार डिस्कस किया था, IIT दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आप रिपोर्ट प्रेजेंट करो फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करके कि ये ग्रेस मार्क्स जिसमें 2 आंसर सही है, इज इट इवन पॉसिबल और नॉट टू रीच दिस आंसर। तो आईआईटी दिल्ली ने उस पर रिपोर्ट सबमिट की थी, सॉ दीज 44 स्टूडेंट्स लूज मार्क्स एंड अ रिवीजन ऑफ द रैंक लिस्ट। तो ये 44 स्टूडेंट्स जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे जिसकी वजह से उनका परफेक्ट स्कोर बन गया, ये वापस ले लिए गए आफ्टर आईआईटी दिल्ली ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। एंड दीज आर डेफिशिएंसीज इन द स्ट्रक्चरल प्रोसेस ऑफ एनटीए, ऐसा जो कमिटी है वो ऑलरेडी बोल चुकी है, ठीक है। और प्लस जो राधा कृष्णन कमिटी है ना उनका काम ये भी है कि ये जो पूरी गलतियां इतने सालों से होते आ रही, नीट यूजी और एनटीए के कंडक्टेड आप कोई भी एग्जाम देख लो, आप यूजीसी नेट उठा लो, हर साल पिछले 4 सालों से तो मैं देख रही हूँ, हर साल कुछ ना कुछ या तो सेंटर में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, किसी का सिस्टम ही नहीं चल रहा था, कुछ बच्चों का ये नहीं चल रहा था, कुछ बच्चों को some kind of problem is always there। तो this is high time now कि भाई एनटीए जिस तरीके से काम कर रही है ना उसको अब सुधारा जाए, क्योंकि नेशनल लेवल के एग्जाम्स आप कंडक्ट करा रहे हो और आप इस तरीके की अगर हरकतें कर रहे हो, इतने लैक्स तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो दिस इज वेरी 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 अनबिकमिंग ऑफ अ नेशनल लेवल बॉडी लाइक एनटीए, ठीक है। तो अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसी चीज के पीछे पड़ा है। इट्स लाइक बहुत टाइम से चल रही थी, चीजें चल रही थी, अब सब कुछ कच्चा चिट्ठा खुल के सबके सामने आ गया, तो अब सुधारीकरण तो होकर ही रहेगा। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, सर्चेस कंटिन्यू अमिड फेडिंग होप इन वायनाड। इसके बारे में हमने पढ़ा था, वायनाड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था, ऑलमोस्ट 3 गांव इस लैंडस्लाइड के अंदर दब गए थे। तो इसमें जॉइंट एफर्ट चल रहा है आर्मी का, स्टेट पुलिस का, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ जिसको हम बोलते हैं, कोस्ट गार्ड एंड वॉलंटियर्स साथ में मिलके। अच्छा, ये कहाँ पर आया था? 3 जगह जिनका नाम था चूरामाला, मुंडकई एंड अट्टामला, ये 3 लोकेलिटीज है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ा है इस लैंडस्लाइड का। अच्छा, यहाँ पे अब चौथा दिन आ चुका था जब ये पूरा कोशिश चल रही थी, एफर्ट चल रहा था, तो 4th डे पर पीपल हैड लॉस्ट होप कि अब सर्वाइवर्स बच के निकल पाना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है 4 दिनों के बाद। तो नाउ पीपल आर जस्ट होपिंग कि दे एटलीस्ट फाइंड देयर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जिनको भी जो भी खो गए उस लैंडस्लाइड में, एटलीस्ट दे फाइंड देम इन सम कंडीशन, पता तो चल जाए एटलीस्ट कि दे आर नो मोर, ठीक है। तो अभी भी वहां पर एफर्ट चल रहे हैं। अभी तक 273 पीपल हैड बीन एडमिटेड जो इंजर हो गए थे और 134 बॉडी पार्ट्स वर रिट्रीव्ड, लेकिन टोटल ऑफिशियल डेथ टोल जो था वो था 210 जिनको रिकॉग्नाइज कर लिया था, मतलब जिनका बेसिकली जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था बाय देयर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, ये भी अगेन छोटी सी न्यूज, अभी हाल ही में
इनकम टैक्स की डेडलाइन निकली थी, तो उसमें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बीच में चल रहा था। आप चाहते तो आप ओल्ड रिजीम के साथ कंटिन्यू कर सकते थे, चाहते तो अभी जो नया न्यू रिजीम निकल के आया है टैक्स का, उस पर शिफ्ट कर सकते थे। उसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट निकली है कि मोस्ट ऑफ इंडिया पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स जो है दे हैव मूव टू न्यू रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि वो कंपेरेटिवली सिंपलर है। और मोस्ट ऑफ से इनका मतलब है 72% जिन्होंने इस बार अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं उन्होंने न्यू रिजीम के अंडर फाइल किए हैं बाय 31 जुलाई, जो कि डेडलाइन। ठीक है, इवन एज द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग रोज बाय 77.5%। पिछले बार से 7.5% ज्यादा लोगों ने फाइल किया, तब भी न्यू रिजीम को ही ऑप्ट करते हुए वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, ये न्यू रिजीम कब रिलीज किया गया था? अभी जो बजट रिलीज हुआ है ना, फाइनल बजट, उसमें। अच्छा, छोटी सी न्यूज अगेन, यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी राज्यसभा के जो एमपी हैं, उनका नाम है एमपी पीरामल नाथवानी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि, और अटेंशन बेसिकली ड्रॉ करने का ट्राई किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, टू वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू एशियाटिक लायंस इन गुजरात। और ये बोला था कि भाई अच्छा, आपको इंडिया में अगर एशियाटिक लायंस देखना है तो आप कहाँ जाते हो? आप गिर नेशनल फॉरेस्ट जाते हो या गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हो, विच इज इन गुजरात। ठीक है, आपको एशियाटिक लायंस सिर्फ वही मिलेंगे इन इंटायर इंडिया। ठीक है, तो ये जो गिर पूरा फॉरेस्ट है, बेसिकली फॉरेस्ट का ही नाम है, वहीं से आया नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी। तो ये गिर फॉरेस्ट जो है ना, इसमें अब फैसिलिटीज की और भी ज्यादा जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। एक तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है, और प्लस वो जो वहां एशियाटिक लाइन्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स और ये सब होता है ना, इन सबको भी बढ़ाने की जरूरत है। तो इस चीज के लिए जो राज्यसभा के एमपी है, ही ट्राई टू ड्रॉ प्राइम मिनिस्टर्स अटेंशन टुवर्ड्स दिस इशू कि भैया एक तो फैसिलिटीज की भी ज्यादा जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं इन गिर फॉरेस्ट। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेंटर यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन इको सेंसिटिव एरियाज जो वेस्टर्न घाट्स में है। ये जो बहुत बड़ा वायनाड, वायनाड विच इज इन केरला, यहाँ पे जो लैंडस्लाइड आया है ना, इसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने री इशू किया है छठवीं बार, फॉर द 6th टाइम, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसमें वेस्टर्न घाट्स के जो कुछ कुछ पार्ट्स हैं। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स हमारे इंडिया के 6 स्टेट्स में फैला हुआ है, तो वेस्टर्न घाट्स के जो कुछ कुछ पार्ट्स हैं इन 6 स्टेट्स में, उनको ईएसए घोषित करते हुए नोटिफिकेशन निकाला है। ईएसए बोले तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। This will impose restrictions on economic activities such as quarrying, mining and large infrastructure development in these areas. ये जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज घोषित कर दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे क्वॉरिंग मतलब पत्थर इकट्ठे करके वहां से निकालना, माइनिंग जो गड्ढे माइनिंग करते हैं, खदाने खोद के और वहां से मिनरल और ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े होटल्स रिजॉर्ट्स ये सब बनाते हैं, ये सब प्रोजेक्ट्स वहां पे अलाउड नहीं रहेंगे जो भी ईएसए एरियाज रहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर डेंजरस। अ सीनियर ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू, ये 6th ड्राफ्ट है, इट वाज कोइंसिडेंटल एंड नॉट रिलेटेड टू वायनाड डिजास्टर। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि भैया सडनली ये वायनाड में जो घटना हुई उसके वजह से उन्होंने एकदम से रिलीज किया, बट ऐसा नहीं है। दिस इज एक्चुअली, ये एनीवे रिलीज करने वाले थे एंड इट्स नॉट रिलेटेड, ऐसा एक ऑफिशियल का कहना है। लास्ट टाइम ये ड्राफ्ट रिलीज किया गया था जुलाई 2022 में। अमंग अदर एरियाज, बाकी जो भी एरियाज हैं, इट हैज प्रपोज टू डिक्लेयर 13 विलेजेस इन वायनाड, जो कि 3 तालुक तक फैले हुए हैं, 13 ऐसे गांव, बहुत इनके नाम यहाँ लाइन से दिए गए हैं एज ईएसए। अच्छा, नाम आपको रटना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्पाइट इट 6 आइटरेशंस, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इज येट टू बिकम अ लॉ एज ऑल 6 अफेक्टेड स्टेट्स, जो कि हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, हैव ऑब्जेक्टिव। अब देखो, स्टेट को टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट होता है, स्टेट में बहुत बड़ा माइनिंग एक्टिविटी से भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। आप क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई इन स्टेट्स में जो वेस्टर्न घाट वाले एरियाज है उनमें से इन एरिया में ये कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो स्टेट्स या स्टेट गवर्नमेंट को अपना थोड़ा रेवेन्यू से ज्यादा मतलब होता है, उनको उतनी पड़ी नहीं होती अगर एक तरीके से देखें तो वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, ये नोटिफिकेशन पास नहीं होने देंगे, क्योंकि हमको नुकसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेट्स क्योंकि अग्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी तक ये नोटिफिकेशन बिल के फॉर्म में ये लॉ बन नहीं पाया है। ओके,
अच्छा, यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने कुछ बोला है और उनका ये कहना है कि जो इंडिया यूएस का रिलेशनशिप है, इट हैज बीन वन पॉलिसी दैट हैज नॉट बीन इनकंसिस्टेंट और पार्टिसन। पार्टिसन का मतलब होता है कोई एक पार्टी का साइड लेना। वट एवर द पब्लिक डिबेट ऑन इट इज, मतलब दुनिया का जो भी कहना हो, इंडिया यूएस रिलेशन एक ऐसी पॉलिसी पे चलता है कि हम ना तो इनकंसिस्टेंट है और ना ही पार्टिसन, ना ही किसी एक पार्टी, जैसे मान लो रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं, उनमें से एक का साथ देना। हमारी पॉलिसी कभी भी ये नहीं रही, भले ही दुनिया कुछ भी बोले। एंड द टू कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली बीटिंग मार्केट एक्सपेक्टेशंस फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। मार्केट मतलब दुनिया की जो एक्सपेक्टेशन है कि आपस में ही भिड़ जाएंगे, उसको कंसिस्टेंटली पिछले 25 साल से हराते हुए आ रहे हैं। उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि ठीक है, माना बीच बीच में बम्स एंड डाइवर्जेंसेस आए हैं, मतलब रिलेशनशिप थोड़ा कभी कभार खराब हुए हैं, बट दे वर जस्ट दैट, बम्प्स एंड डाइवर्जेंसेस, ऐसे रिलेशन खराब नहीं हुए हैं उससे। Comments came against the backdrop of recent friction in the relationship, latest being Prime Minister Modi's visit to Russia last month. ये क्यों कमेंट उन्होंने किया? क्योंकि पिछले महीने ही हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे। रशिया एंड अमेरिका आर लाइक एंटी, तो अमेरिका ऑफ कोर्स उस पर टिप्पणी किया, और ये मतलब रशिया विजिट करना इज इक्वल टू बताना कि भाई हम रशिया के साइड ज्यादा हैं, वी आर मोर फ्रेंड्स विद रशिया देन यू। तो ये इसके बीच में बहुत ज्यादा पब्लिक डिबेट हुई थी, फ्रिक्शन क्रिएट हुआ था, इसी के बैकड्रॉप में ये कमेंट हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने किया है। उनका ये कहना है कि टू मी द यूएस रिलेशनशिप मोर देन एनी अदर रिलेशनशिप इज टेस्टिमनी ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड. I feel that often the pessimistic scenario happen because they are behind the curve. They are not actually understanding today where the relationship is. उनका ये कहना है कि ये लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं वो एक्चुअली इसलिए बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप द टू कंट्रीज हैव. ठीक है, उनका ये कहना है आई एम नॉट सेइंग वी डोंट हैव बम्प्स, कि दिक्कतें नहीं आती, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ. वी हैव इश्यूज, वी हैव डाइवर्जेंसेस, अलग अलग ओपिनियन भी हमारे होते हैं, बट वी आर कंसिस्टेंटली बीटिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन बिकॉज मार्केट इज कंसिस्टेंटली बिहाइंड अस वेयर दिस रिलेशनशिप इज कंसर्न. और इसमें उन्होंने ये स्पीच देते टाइम एक बहुत ही बड़ा रोल एक्नॉलेज किया था, जो कि है पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, जिनको लास्ट टाइम भारत रत्न भी मिला था. उनको बोला था कि ही वाज द मेजर फिगर रिस्पॉन्सिबल इन एस्टैब्लिशिंग दिस गुड रिलेशनशिप विद यूएस. ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने यूएस के साथ इंडिया के रिलेशंस को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया था, आगे बढ़ाया था, और वहां से ही हमारे रिलेशंस, ये बात है 1940s के अराउंड की, वहां से ही हमारे रिलेशन सुधर कर आगे बढ़े हैं. ओके, 1940s एंड 1950s, और उसके बाद 1962 में जो चाइना वॉर आया था, उसी के टाइम से इंडिया यूएस रिलेशनशिप बेटर हुआ है. अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. ये सारे जो जैसे पॉलिटिकल न्यूज होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आपसे एग्जाम में पॉलिटिकल न्यूज बहुत रेयर क्वेश्चन आता है. ठीक है, अच्छा, इंडिया ने सिलेक्ट किया है 2 क्रू मेंबर्स जो एक्सियम 4 मिशन में जाएंगे, जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इनका नाम है शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर. दे आर ग्रुप कैप्टन्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स. ये यूएस के साथ ट्रेन करने वाले हैं और एक्सपीरियंस गेन करेंगे इस मिशन में, जो वो हमारे आगे जाके जो भी इंडिया मिशन लॉन्च करेगी उसमें काम आएगा. ठीक है, तो इनका नाम बहुत ज्यादा जरूरी है. इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है टू गो टू द यूएसए टू ट्रेन फॉर एक्सियम 4 मिशन इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ये जो नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड है, इन्होंने इन दोनों को रेकमेंड किया था. और फाइनली एक्सियम 4 मिशन क्या है? ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ये इंडिया यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया है ड्यूरिंग जो मोदी जी स्टेट विजिट पे गए थे यूएस इन जून 2023. उन्होंने बोला था एक दिन आएगा जब इसरो और नासा साथ में मिलकर काम करेंगे, एफर्ट लेंगे और ISS जाएंगे, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट. ठीक है, टुवर्ड्स द गोल ऑफ mounting a joint ISRO NASA effort, Human Space Flight Center HSFC जिसको बोला जाता है of the ISRO has entered into a space flight agreement with NASA
आइडेंटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस इंक फॉर इट्स अपकमिंग एक्सियम 4 मिशन। यहाँ पे बेसिकली पूरा ट्रेन होकर आएंगे, उनको ऑपरेशन करना आ जाएगा, उनको ऑपरेट करना। तो इंडिया का कोई मिशन जाएगा ना, तो उसमें वी विल हैव ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, अच्छा इस मिशन में करने क्या वाले हैं, ड्यूरिंग द मिशन द गगन यात्री, जो ये स्पेस में जा रहे हैं इनको गगन यात्री बोला जा रहा है, विल अंडरटेक सिलेक्टेड साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन बोर्ड आईएसएस एज वेल एज इंगेज इन स्पेस आउटरीच एक्टिविटीज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जा रहे हैं और अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखो भाई यहां पर इंपॉर्टेंट है देखो ये सारा जैसे पॉलिटिकल न्यूज से भरा हुआ है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हिमाचल का हम पढ़ चुके हैं, हिमाचल में भाई क्लाउड बर्स्ट हुआ था, अभी भी 45 लोग स्टिल दे आर मिसिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अगेन वायनाड की भी बात हो रही है, फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है ये। और पिछला हमारा जो टोल था उसमें 134 मिसिंग थे, अब डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली 206 आर मिसिंग। ओके, और डेथ टोल जो 210 था वो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था 219, जिसमें से 152 बॉडीज आइडेंटिफाई कर ली जा चुकी थी। अच्छा, यहां पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस बोला जा रहा था। फाइनल डे ऑफ गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया था कि ये जो गवर्नर्स हैं बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू फुलफिलिंग द नेशनल रिजॉल्व ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो किसी भी कम्युनिटी, किसी जेंडर के लोगों को, किसी को भी बाहर ना छोड़े, सबको इंक्लूड करके डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जनरली डेवलपमेंट से बाहर कौन से लोग रह जाते हैं, शेड्यूल्ड, ऐसे लोग जो शेड्यूल्ड एरियाज में रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, हो जाते हैं, ये सब जनरली डेवलपमेंट से बाहर रह जाते हैं। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि भाई गवर्नर्स बहुत बड़े लेवल पे हेल्प कर सकते हैं इन अचीविंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स था ये, यहाँ पे उन्होंने बोलते हुए हाईलाइट किया कि सब ग्रुप ऑफ गवर्नर्स फॉर द proper utilization of resources allocated for the welfare of tribal communities and expressed hope that all governors would give priority to this suggestion. Okay. अच्छा, इसका बस नाम जानना इंपॉर्टेंट है। 4 सालों 61 ईयर्स के बाद 4 रिंग बटरफ्लाई, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 4 रिंग बटरफ्लाई, ऐसा लगा था इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट फाइनली इंडिया में वापस दिखी है ये। अ पुलिसमैन इज वन ऑफ द 4 ऑथर्स ऑफ द पेपर जो पब्लिश हुआ है, पब्लिश बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें ये 4 रिंग स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, कौन से स्पीशीज की है ये, सेटाइरने बटरफ्लाई इसको बोला जाता है। लास्ट रिकॉर्ड हुई थी 2018 में और अभी जाके वापस 61 ईयर्स के बाद ये इंडिया में रीसरफेस हुई है, मतलब वापस से पाई गई है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, बांग्लादेश में बहुत बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट हो रही है उनकी यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ बहुत डिटेल में तो नहीं दिया गया है। प्रोटेस्ट बेसिकली क्यों शुरू हुई, 1971 में जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश यूज टू बी ईस्ट पाकिस्तान और अभी वाला जो पाकिस्तान है दैट यूज टू बी वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी लेकर
बांग्लादेश बना था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था। और 1971 के बाद जो भी वॉर वेटरन्स थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनको रिजर्वेशन दिया जाता था। कुछ 35% रिजर्वेशन उनके लिए था, ठीक है। और ये आइडिया, ये रिजर्वेशन लाने का काम ही था जो अभी प्राइम मिनिस्टर थी जो रिजाइन कर चुकी है, शेख हसीना, एक्सक्यूज मी, उनके जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, वही इस रिजर्वेशन को लेकर आए, ठीक है। अब 2018 से, टू बी मोर स्पेसिफिक अक्टूबर 2018 से बच्चे, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग कि ये जो इतना ज्यादा रिजर्वेशन है, सारे रिजर्वेशन मिला के गवर्नमेंट जॉब्स में देयर इज अ टोटल ऑफ 56% रिजर्वेशन इन बांग्लादेश, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड स्पेसिफिकली जो फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स हैं, जो अब थर्ड जनरेशन डिसेंडेंट्स हैं, उनको बच्चे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि अब इनको क्यों रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सेकेंड जनरेशन तक समझ में आता है, बट ये थर्ड जनरेशन क्यों इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इस बात पर प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल से 2018 से ही ऑन एंड ऑफ चलती आ रही है, लेकिन फाइनली इस बार के प्रोटेस्ट को काफी ज्यादा फ्यूल मिला। ऐसे भी बोला जा रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इस प्रोटेस्ट को बड़ा करने में। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बाहर के दूसरे आउटसाइड प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को बड़ा करने में हेल्प की है। तो ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पे फैल गई कि लाखों में पीपल वर आउट ऑन द रोड्स एंड विद इन वन डे मोर देन 100 पीपल वर किल्ड। और धीरे धीरे लोग वर मार्चिंग टुवर्ड्स द कैपिटल विच इज ढाका, और वहां पे जो पार्लियामेंट है बांग्लादेश का एंड पीएम हाउस, दोनों में ही लोग जबरदस्ती घुस के आग लगाई, तोड़फोड़ की, ये सब किया। तो इसी सबके बीच में लास्ट जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, जो थी प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनको देखा गया लास्ट आर्मी हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए। तो ऐसा बोलना है कि शी लेफ्ट द कंट्री। नाउ नोबडी नोज कि वेयर शी हैज टेकन असाइलम। कुछ लोग ये बोल रहे हैं शी नेवर लेफ्ट द कंट्री, कुछ लोग ये बोल रहे हैं शी हैज गॉन टू लंदन, यूके, यूएसए, इवन इंडिया, नोबडी नोज। बट लास्ट उनको आर्मी हेलीकॉप्टर में वहां से जाते हुए देखा गया था। तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट बांग्लादेश में अभी भी चल रही है। इस समय वहां पे मिलिट्री रूल लगा हुआ है, मतलब मिलिट्री ने गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है, ताकि कुछ पीस और शांति मेंटेन की जा सके। इंटरनेट वगैरह सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस ने नेवर एंडिंग कर्फ्यू लगाया बांग्लादेश में। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस पेपर में एक्चुअली ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू ओलंपिक्स ओनली। तो स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इंडियन ही जीते हो तभी आपसे सवाल आए, यहाँ पे दूसरे कंट्रीज के भी आ सकते हैं। जैसे लेडिकी जो है, अमेरिकन सुपरस्टार केटी लेडिकी उनका नाम है, वो 800 मीटर फ्री स्टाइल इन स्विमिंग शी हैज वन हर 9th ओलंपिक गोल्ड, ठीक है। तो शी हैज सेट अ रिकॉर्ड, क्योंकि चौथी बार स्ट्रेट 800 मीटर फ्री स्टाइल टाइटल उन्होंने जीता है, टू क्लेम अ 9th करियर ओलंपिक गोल्ड एंड इक्वल जिम्नास्ट रिकॉर्ड जो इनका लास्ट एग्जिस्ट करता था उनको तोड़ा है। वन इन 8 मीटर शी वन इन 8 मिनट 11.04 सेकेंड्स अहेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन जो कॉम्पिटिटर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अल्जीरिया की जो केलिया निमोर है, शी हैज बिकम फर्स्ट अफ्रीकन जिम्नास्ट टू विन एन ओलंपिक मेडल, फर्स्ट एवर, व्हेन शी सिक्योर्ड गोल्ड मेडल विद अ ब्रेथ टेकिंग रूटीन। ठीक है, ये सब जिम्नास्टिक्स की बात हो रही है। चलो, so I guess that was all for today's, for this newspaper as well. अच्छा, एक और छोटी सी न्यूज थी, बेसिकली केरला में जो वायनाड में जो लैंडस्लाइड से हिट लोग थे, उससे पीड़ित लोग थे, उनके लिए गवर्नमेंट अब नई जमीन जुगाड़ रही है, मतलब बेसिकली नई जमीन उनको अलॉट कर रही है, क्योंकि रहने की जगह ही नहीं बची ना, घर पूरा लैंडस्लाइड में दब गया। तो दे आर अलॉटिंग न्यू लैंड टू दीज लैंडस्लाइड सर्वाइवर्स। ओके, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन राइट्स बॉडी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि भैया इमीडिएट अनाउंसमेंट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन जम्मू कश्मीर। फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर लेड बाय अ ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजंस, उन्होंने ऐसा बोला है कि इमीडिएट अनाउंसमेंट किया जाए ऑफ द डेट्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर मच बिफोर द सुप्रीम कोर्ट September 30 जो डेडलाइन दी गई है, arguing that security should not be consideration given that elections have been held in so far, कि सिर्फ सिक्योरिटी रिलेशंस की वजह से इलेक्शन इतना जो आगे बढ़ाया जा रहा है, दैट शुड नॉट बी द सोल रीजन। फोरम वॉज फॉर्म्ड ऑन 5 अगस्त 2019, जब एब्रोगेट किया गया था आर्टिकल 370 को, स्पेशल स्टेटस बेसिकली हटाया गया था। जो पहले यूनियन मिनिस्टर सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं GK पिल्लई एंड राधा कुमार, फॉर्मर मेंबर ग्रुप ऑफ इंटरलॉक्यूटर जो जम्मू कश्मीर के थे, उनको फोरम को चेयर करने के लिए बिठाया गया था। जो मेंबर्स हैं उसमें ये सारे के सारे आते हैं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। उनका ये कहना था कि डिले इन द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट की जो अनाउंसमेंट में बार बार डिले कर रहे हैं, दिस हैज गिवन राइज टू स्पेक्यूलेशन की जो इलेक्शन है ये बहुत आगे तक पोस्टपोन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन दी गई है September 30 की, उससे भी आगे शायद पोस्टपोन हो सकता है, पॉसिबली इन ग्राउंड्स पे कि ये जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं ना, इस ग्राउंड पे एनालिस्ट का ये कहना है कि ये जो डिले हो रहा है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, कि जिस चीज के लिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डिले कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी रीजंस के ही ऊपर काउंटर प्रोडक्टिव प्रूफ करेगा। इट विल इंक्रीज एलियनेशन एंड माइट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ स्पॉयलर्स, जो ये पूरा जम्मू कश्मीर का खराब कर रहे हैं ना, उन्हीं के हित में ये काम कर जाएगा अगर इलेक्शंस को और भी ज्यादा डिले किया जाता है तो। ठीक है, सो देयर इज एन अर्जेंट कॉल फॉर इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। Okay, people. चलो, so this is all for today. I'll see you guys again फ्राइडे के सेशन के साथ। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन फ्राइडेज सेशन। ठीक है, अच्छा ये सेशन मैंने री रिकॉर्ड किया है क्योंकि आपका पिछला जो ट्यूसडे का सेशन था उसमें आवाज थोड़ी गायब थी, उसमें गड़बड़ी थी, तो मैंने फाइनली ये सेशन री रिकॉर्ड किया है ताकि आपका वो बीच का एक ब्रेक ना हो जाए कि वो 3 दिन मिस आउट हो गए, ये ना हो, इसलिए मैंने रिक्रिएटेड या रिकॉर्डेड दिस सेशन। तो अब जो फ्राइडे वाला सेशन है वो आपको सैटरडे को मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेस सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी 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 सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।